I am Salman Ehsan. Welcome to my YouTube channel Sin Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट दिए गए हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम दोनों पार्ट को करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं देखूंगा क्वेश्चन की लेंथ यानी कि इस वीडियो की लेंथ ही बनती है तो इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस फॉर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ पॉसिबल। बेसिकली मेन जो इसमें कहा गया है वो ये है कि सोल्व द फॉलोइंग। नीचे जो आपको ये इक्वेशंस दी गई है ना, इनको आपको सोल्व करना है। स्टूडेंट, ये बात आपको मैंने बताई हुई है, चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने की थी कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको आ जाए ना कि फॉलोइंग इक्वेशंस को सोल्व करके दें, तो इसका मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे एक्स वाई और जेड, इनकी वैल्यू मालूम करने को कहते हैं कि सोल्व द इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो सिंपल इस क्वेश्चन के नंबर 1 में हमें क्या करना है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन जो दी गई इनको सोल्व करना है। एक्स वाई और जेड की वैल्यूज मालूम करके दे देनी है, आपका आंसर आपके सामने होगा। लेकिन मसला ये है कि ये जो इक्वेशन आपको दी गई है ना, इनको आपने किसकी फॉर्म में सोल्व करना है? इन दी फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स को यूज करते हुए आपने इनकी इक्वेशन का सोल्यूशन देना है। अच्छा जी, ये वाली बात हो गई कंप्लीट के सोल्यूशन क्या होगा और क्या हमें देना है। लेकिन इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज की गई है, आपको बताना मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये क्या है। जिस तरह देखें, solve the following homogeneous system of the linear equation। बेटा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है, होमोजीनियस हम बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन हम बोलते हैं ऐसी इक्वेशन जो इक्वल टू 0 दे दी जाए, उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। और इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे आपको नॉन होमोजीनियस लिखा हुआ है। तो नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि ऐसी जो इक्वेशन जो इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी हो। जैसे यहाँ पे आपको देखिए -1 दिया, 1 दिया, 1 दिया, ये 2 दिया, ये 9 दिया, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सोल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम, मतलब क्या कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जो इक्वल टू 0 तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। इसीलिए इसने कहा है कि सोल्व द होमोजीनियस। ठीक है जी। और इसी तरीके से नीचे जब आप चलेंगे कि सोल्व द नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जो इक्वल टू 0 ना हो, ऐसी इक्वेशन जो इक्वल टू 0 ना हो उसको होमोजीनियस कहते हैं, और जो इक्वल टू 0 इसको नॉन होमोजीनियस, और इसको होमोजीनियस कहते हैं जो इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चों के सामने अगर सर होमोजीनियस इक्वेशन कह रहे हैं, ये सिस्टम लिखा हुआ है, तो भाई सिंपल सी बात है कि जब इक्वेशन एक से ज्यादा इक्वेशन दे दी जाए तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो इसीलिए इसने होमोजीनियस सिस्टम का, क्योंकि ये पूरे एक सिस्टम का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 इक्वेशन दी गई, तो ग्रुप ऑफ इक्वेशन को हम सिस्टम कह रहे होते हैं। तो सिंपल होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसी उसके अंदर जो इक्वेशन दी गई उसके अंदर जो वेरिएबल उनकी जो पावर होगी वो 1 होगी। लीनियर का मतलब क्या होता है? ऊपर पावर 1 है। जिस तरह क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? ऊपर पावर स्क्वायर होगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना ये चीज। लेकिन यहाँ पे क्या 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 है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब कि इनकी जो पावर, इन वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, इस तरह। तो भाई जो नाम है वो उस तरीके से बोल रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल क्या होता है, मैंने पिछली अपने जो वीडियो बनाई थी बेसिक कॉन्सेप्ट की, उसके अंदर डिटेल में समझाया हुआ है, तो वहां से आपको समझ आ गया होगा। तो फिलहाल सिंपल जो सी चीज है कि भाई नीचे जो आपको ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, इनको सोल्व करना है। तो इसका मतलब क्या होगा सोल्व करने का? किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो एक्स और जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू मालूम करके दें। तो इसके अंदर आपको एक्स वाई और जेड दिया, सिंपल हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू मालूम करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो चलिए जी, आए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ले लिया, जो कि दिया ये। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है इक्वल टू 0 है, इसलिए इनको होमोजीनियस कहा गया है। और इक्वेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ इक्वेशन है, तो इसलिए इनको सिस्टम कह दिया गया है। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या था? लीनियर इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं कि इनकी जो वेरिएबल है इनकी पावर 1 है। तो ये जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनका सोल्यूशन करके दें। तो भाई इसका मतलब क्या है? सोल्यूशन का मतलब क्या होता है किसी भी इक्वेशन के अंदर कि उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू मालूम करके दें। तो बेसिक हम ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स का पढ़ रहे हैं। तो इन चैप्टर को सोल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस को यूज करते हुए इन इक्वेशन का सोल्यूशन देंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद इक्वेशन क्या लिखी हुई है? x + 2y - 2z = 0। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2x + y + 5z = 0। फिर उसके बाद 5x + 4y + 8z = 0। ये टोटल आपको 3 इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आगे जरा देखिए हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन दी गई हैं। इन 3 इक्वेशन को आगे चलने से पहले हम लिखेंगे कि वी राइट, ठीक है जी बेटा, वी राइट
दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना भाई, ये दिस वी राइट दिस लीनियर इक्वेशन इन दी फॉर्म, ठीक है जी, इन दी फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, सही है ना, इन दी फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हम इनको लिख सकते हैं कैसे, जरा देखिएगा, ax इक्वल टू बी, इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। कैसे ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सोल्व इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है। तो अब जरा देखिए यहाँ से हम ये a x और b मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे इन गिवन इक्वेशन से। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम a को निकालते हैं। a हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, a बेसिकली हमारे पास जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ लिखे हैं, यानी कि x के साथ, y के साथ, z के साथ जो लिखे हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। तो a जो मैट्रिक्स होता है ना, वो बेसिकली कोफिशिएंट होता है जो हमें इक्वेशन का दिया जाता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। तो ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट रो बन गई। उसके बाद जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2, y के साथ 1 लिखा हुआ है और 5 के साथ z के साथ 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो सिंपल इस इक्वेशन के अंदर जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा वेक्टर और मैट्रिक्स A बन चुके हैं, सही है जी। फिर उसके बाद आ जाए x की बारी। अब x मैट्रिक्स जो होता है वो प्रेजेंट कर रहा होता है जो भी इसके अंदर वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल x y z, तो भाई सिंपल जो x जो होता है वो x y z को प्रेजेंट करता है, यानी कि जितने भी इसके अंदर वेरिएबल हैं। ये हो गई बात। अब आगे चलते हैं दूसरा। अब दूसरा में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b। अब लास्ट जो रह गया वो है b। तो b जरा देखें, b कौन सा मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे स्टूडेंट, b मैट्रिक्स होता है जो इक्वल टू मतलब कि इक्वल के बाद जो भी होता है ना वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है b मैट्रिक्स। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, तो b मैट्रिक्स यहाँ पे 0 0 0 लिखा हुआ है, तो 0 0 0 लिख दिया। अब यहाँ पे छोटी सी चीज आपको समझाने की, जो अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं और अक्सर होता है कि सर जो होते हैं ना, जो थोड़े सीनियर होते हैं, वो बुरा मान जाते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे जब आप हायर स्टडी में आते हैं या जब आप अपनी स्टडी करें तो वहां पे छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। यहाँ पे कैसे मैटर करती हैं जरा देखें स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था कि ये एक है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, ये इक्वल टू 0 होंगी, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई नंबर्स होंगे। फिलहाल यहाँ पे होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब क्या है, ये इक्वल टू 0 है। तो हमारा जो बी मैट्रिक्स है वो इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं ना वो मैट्रिक्स का बन जाता है। तो अब यहाँ पे जरा देखें, ये जो मैट्रिक्स बना है इसके अंदर तमाम एलिमेंट जो है वो 0 है। तो आपको ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट 0 हो जाए उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स हम किससे प्रेजेंट करते हैं, ओ से प्रेजेंट करते हैं, सही है। तो इसी वजह से अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये जो मैंने लिखा था ना कि वी राइट दिस लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको मुझे ये नहीं लिखना चाहिए, सही है। ये चीज नहीं आएगी, ये कुछ इस तरीके से आएगी, ax इज इक्वल टू o। समझ रहे इस चीज को कि भाई क्योंकि होमोजीनियस के अंदर इक्वल टू 0 होता है, तो जीरो मैट्रिक बी मैट्रिक जो होगा वो 0 0 बनेगा। और ऐसा मैट्रिक जिसका तमाम एलिमेंट 0 हो तो उसको हम o से प्रेजेंट करते हैं। तो इसी वजह से होमोजीनियस के अंदर जो इक्वेशन होती है उनको इन द फॉर्म प्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो उसको ax इक्वल टू o से कर रहे होते हैं, ना कि इससे कर रहे होते हैं। अच्छा आप इसको भी लिख देंगे, इसी से सॉल्यूशन लेके चलेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन आपको क्योंकि मैंने बताया कि इन द फ्यूचर ये जो टॉपिक है आपको आप अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको जरूर पढ़ाया जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आता है ये, इन यूनिवर्सिटी हर बच्चे को पढ़ाया जाएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़े सीनियर सर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, जितना हमारी उम्र नहीं होती उतना उनका एक्सपीरियंस होता है पढ़ा के, तो वो फिर ऐसी छोटी छोटी चीजें नोट करते हैं, सही है। और हायर लेवल पे ऐसी छोटी छोटी ही चीजें देख के ही आपको बड़ी सी बड़ी पोजीशन और बड़ी सी बड़ी इनाम दिया जाता है। तो काइंडली मैं बस बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज मत कीजिए करें, फोकस किया करें। और फिलहाल यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी कि भाई जो राइट ऑफ जो हमें इक्वेशन दी थी उनको चाहते तो हम इससे भी लिख सकते थे, लेकिन हमें पता है ये होमोजीनियस है, इक्वल टू 0 0 है, तो बी मैट्रिक्स जो होता है वो बनता है इक्वल टू के उस साइड पे जितने भी नंबर्स दिए होते हैं वो बन जाता है। लेकिन ये होमोजीनियस था, होमोजीनियस के अंदर तमाम 0 थे तो वो 0 बना, तो मुझे पता तमाम एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर 0 है, तो ये बी को हम अब ओ से प्रेजेंट करेंगे। तो लिहाजा मुझे शुरू में ही ये प्रेजेंट कर देना चाहिए था, लेकिन इसीलिए नहीं लिखा था कि आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझा सकूं, ठीक है ना बेटा। तो आपको अगर ये चीज फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कुछ इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब किसी के सीरियस हत्ते लग गए, किसी थोड़े स्ट्रिक्टनेस के हत्ते लग गए, तो बेफजूल आपके नंबर माइनस होने के खातिर है। तो भाई अगर आपका गोल फुल मार्क्स का है तो काइंडली आप अपनी मिस्टेक मत करें। तो भाई यहां तक हो गई बात खत्म कि भाई हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो इक्वेशन थी इसको हम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स सोल्व करेंगे, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो उसकी जो हमने कहा है इसको लिखेंगे ax इक्वल टू o, तो ये b इक्वल टू o आ गया। o का मतलब क्या है, ये एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना भाई। अब चलते हैं आगे। तो भाई हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया कि भाई ये जो लीनियर इक्वेशन यानी जो इक्वेशन दी थी उनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे a
x इक्वल टू ओ है, सही है जी। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमने क्या निकाला, जो कोफिशिएंट ऑफ क्या थे, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ क्या थे, वेरिएबल थे, वो क्या निकले थे यहाँ पे जरा देख लेते हैं। 1 2 5 2 1 4 -2 5 8, सही जी। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, x लिखा है, तो आपने x मैट्रिक्स क्या निकाला था इस इक्वेशन से, वो निकाला था यहाँ पे x y एंड z। फिर क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू o, तो o बेसिकली क्या था, एक नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स आपने इसी से निकाला, तो वो था बेसिकली o सॉरी 0 0 0, सही है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब आपने क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट, अब इनको सोल्व करके यहाँ से देखिएगा x और y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, लेकिन इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट, ठीक है जी, फर्स्ट वी फाइंड, ठीक है जी, फर्स्ट वी फाइंड ए एक्लोन, ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड ए एक्लोन, एक्लोन फॉर्म, सही है जी। सबसे पहले हम इस ए की, ये जो ए मैट्रिक्स है, इसकी इक्लोन फॉर्म मालूम करेंगे। अब इक्लोन फॉर्म क्या होता है, इक्लोन फॉर्म होती है बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स, जैसा यहाँ पे 1 है, इसके नीचे तमाम एलिमेंट 0 हो जाए, ये 1 है, इसके तमाम एलिमेंट नीचे 0 हो जाए, और यहाँ पे 1 आ जाए, तो उसको हम इक्लोन फॉर्म बोलते हैं, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन के लिए कि भाई ये जो ए है ना, इसको हम क्या करेंगे, इक्लोन फॉर्म बनाएंगे, जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें भी यही काम करना है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम ये कर रहे हैं, अगर मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करूंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो सबसे पहले इसको इक्लोन फॉर्म बनाऊंगा। इक्लोन फॉर्म बनाने से ही मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी इस मैट्रिक्स का सोल्यूशन। तो इसके सोल्यूशन के लिए यही करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन का मेथड ही यही है कि आपने सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद जो मेन मैट्रिक्स होगा उसका आपने इक्लोन फॉर्म मालूम करनी है, ताकि उसका सोल्यूशन ईजिली हो जाए। अगर आप जब इसकी इक्लोन फॉर्म मालूम कर लेंगे, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में निकालना सीखी भी है, वो निकाल लेंगे, तो आप देखिएगा समझ लेंगे 90% आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, और उसके बाद इसका सोल्यूशन इंतहाई आगे आसान होगा, ठीक है ना बेटा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, अब एक मैट्रिक्स का इक्लोन फॉर्म मालूम करते हैं। तो अब जरा देखें, तो यहां पे सबसे पहले हमें इक्लोन फॉर्म मालूम करनी है किसकी, ए मैट्रिक्स की। तो ए मैट्रिक्स आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिखते हैं। तो जरा देखें 1 2 -2 2 5 1 4 5 8, सही जी। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने इसकी क्या है, इक्लोन फॉर्म मालूम करनी है, ताकि आपको जो सोल्यूशन है मैट्रिक्स का वो इजी हो जाए। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो भाई इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पता है इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, सही है। तो ये 1 ऑटोमेटिकली, इसका मतलब इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस 1 के नीचे ये वाला जो एलिमेंट है ना, 0 होना चाहिए। तो रो 2 पे मैं ऐसा क्या करूंगा, ये 0 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, रो 2 है -2, क्योंकि ये प्लस का 2 है, इसे -2 कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय रो 1। रो 1 क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कट के मेरे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा यहाँ का काम हो जाएगा, इक्लोन फॉर्म की तरफ मैं चल पड़ूंगा। तो चलें जी चलते हैं। तो भाई इक्लोन फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल ही है। तो सिंपल सी बात है, रो ऑपरेशन जिनको हम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रोज ऑपरेशंस। तो ये यूज करते हुए इक्लोन फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए 1 2, ये माइनस का 2, तो रो 2 पे हम क्या काम करने जा रहे हैं, जरा देखिए रो 2 पे सबसे पहले रो 2 का एलिमेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 -2 इंटू रो 1। तो रो 1 में ऊपर क्या लिखा है 1, तो भाई जरा देखिए ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कट के 0, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 0। अब इसके बाद क्या करना है, यही चीज इधर भी लगेगी। तो रो 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 -2 इंटू रो 1। तो रो 1 में ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, तो इसको सोल्व करें जरा। 1 -2 टू द 4 और ये माइनस का 3, तो यहाँ पे आपने लिख दिया -3। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है 5 -2 और रो 1। तो रो 1 में ऊपर क्या लिखा हुआ है, -2, तो जरा देखें ये 5 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 9 बन गया, तो यहाँ पे आपने 9 लिख दिया, जबरदस्त, बेहतरीन। अब आगे क्या करना है, अब इसी तरीके से आपको पता है यहाँ पे ये 1 था, इसके नीचे 0 आ गया, आपने ये इसको फॉर्म, इस स्टेटमेंट को यूज किया। इसी तरीके से अब इधर भी आपको 0 बनाना है, तो इसको मैं अगले स्टेप में बेफजूल लिखता और अपना स्टेप बढ़ाता, तो इसीलिए इसको एक ही स्टेप में करूंगा। तो भाई अब मुझे काम किस पे करना है, रो 3 पे करना है। तो रो 3 पे मैं ऐसा क्या करूंगा, यहाँ पे 0 बन जाए। तो भाई रो 3 पे सबसे पहले ये प्लस का 5 है, तो -5 कर देता हूं और मल्टीप्लाई बाय रो 1, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे देखिएगा 0 बन जाएगा। तो चलें जी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले रो 3 है, रो 3 मेरे पास, क्योंकि रो 3 है, रो 3 ये रही, रो 3 में सबसे पहले मुझे यहाँ पे 5 लिखना है, -5 करना है, और इंटू रो 1 है, तो रो 1 हमें यहाँ पे क्या दिया 1, तो भाई ये प्लस का और ये माइनस का 0, तो यहाँ पे आ गया 0। तो जरा देखिएगा इक्लोन फॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके नीचे जितने एलिमेंट है वो 0 हो, तो 0 हो चुके हैं। अब आगे जरा देखें इसको भी, ये क्योंकि ये स्टेटमेंट इस पूरे पे लगाएंगे, फिर आगे इक्लोन फॉर्म की फॉर्म बनाने के लिए चलेंगे। तो सबसे पहले जरा देखें यहाँ पे क्या करेंगे। तो भाई सबसे पहले 4 है, 4 -5 इंटू रो 1, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो ये जरा देखें 4 5 टू द 10 और ये माइनस का 6, तो यहाँ पे -6 आ गया। फिर इसी तरीके से रो 3 को फॉलो करते हुए यहाँ पे आएंगे। तो रो 3 हमारे पास यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, -5 और रो 1, तो रो 1 ऊपर चाहिए माइनस का 2, तो 8 5 टू द 10 हो जाएगा, और ये किसका होगा, माइनस माइनस प्लस का, तो ये टोटल 18 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 18,
तो सिंपल दो स्टेटमेंट को फॉलो किया और यहाँ पे इस 1 के नीचे हमने 2 0 बना दिया। अब इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे चाहिए 1, सही है जी। अब मुझे बताएं ऐसा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 आ जाए, तो सिंपल रो 2 से अगर मैं -3 डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए यहाँ पे 1 बनाऊंगा ताकि मैं अपनी इक्लोन फॉर्म की तरफ चलूं। जब मेरी ये इक्लोन फॉर्म बन जाएगी ना, इससे मेरा सोल्यूशन करना मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आप देखिएगा, सही है बेटा। तो वो ज़रा देखिएगा आगे क्या करना है। तो भाई सबसे पहले -3 डिवाइड करना है रो 2 से, तो रो 2 ये 0 से डिवाइड किया, -3 0 आया, -3 से -3 डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 9 से 3 डिवाइड किया तो 3 9 3 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का। उसके अलावा 0 -6 और 18 जो लिखा था वो यूं का यूं ही रहा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब जरा देखिए आगे चलते हैं। भाई इक्लोन फॉर्म का क्या चक्कर था कि भाई ये 1 था, इसके नीचे 0, ये 1 है, अब इसके नीचे 0 बनाना है। तो मैं ऐसी कौन सी स्टेटमेंट यूज करूं कि यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाए। तो भाई सीधा से काम है, मुझे काम करना है रो 3 के ऊपर। तो रो 3 पे मैं ऐसा क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये क्या लिखा हुआ है, रो 3 के अंदर मैं क्या करूँ, ये माइनस का है, इसके अंदर +6 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय रो 2। तो रो 2 पे यहाँ पे 1 है, तो रो 2 से 6 मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। तो भाई जरा देखिएगा ये आगे जाएगा, ये कुछ ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 1 2, ये -2, ये 0 1 और ये -3, सही है। तो इसका जो रफ वर्क है मैं इस साइड पे करूंगा। तो जरा देखिएगा रो सबसे पहले इस स्टेटमेंट का थ्रू क्या, रो 3 है, रो 3 यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, +6 इंटू रो 2 के ऊपर क्या है, 0 है, तो मल्टीप्लाई किया, ये 0 और ये टोटल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 0 ही आएगा, ठीक है जी। जिस स्टेटमेंट को फॉलो किया रो 3 के ऊपर तो 0 आ गया। अब आगे चलते हैं, रो 3 के ऊपर यहाँ पे -6 +6 इंटू रो 2, तो रो 2 आपके पास क्योंकि यहाँ पे लिखा -6, अब ऊपर क्या है 1 है, तो जरा देखें ये क्या होगा, -6 और ये +6, प्लस माइनस कैंसिल आउट किया, 0 आ गया। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 0। अब चलते हैं रो 3 पे, यही स्टेटमेंट फॉलो करते हैं। तो रो 3 में सबसे पहले 18 लिखा है यहाँ पे, ठीक है जी, +6 लिखा है, और रो 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, -3। तो भाई 18 3 6 क्या होता है, 6 कम 6 दूनी 12 6 18, तो ये 18 प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो इस स्टेटमेंट को फॉलो किया दिस एलिमेंट के लिए, दिस पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे आपके पास 0 आ चुका है। अब बच्चों आगे क्या करना है स्टूडेंट, अब जरा देखिए यहाँ पे 1 है, इसके नीचे 0, ये 1 है, इसके नीचे 0। अब यहाँ पे इसकी इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे 1 बनाना है, लेकिन ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो यहाँ पे जो 1 होगा ना वो अब आगे चले जाएगा, लेकिन आगे तो आपका कोई मैट्रिक्स है ही नहीं, यानी कि ये तो 3/3 का था, तो भाई अब वो आगे जाएगा नहीं। इसका मतलब ये कि आपकी जो इक्लोन फॉर्म है वो यही है, अब आगे इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, इक्लोन फॉर्म इसकी फाइनल यही है, सही है। अगर खुदा न खास्ता इसकी एक और रो होती तो वो जो 1 था वो आगे आपका शिफ्ट हो जाता, लेकिन फिलहाल नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आ गया, तो इसकी इक्लोन फॉर्म का फाइनल चीज जो है वो यही होगी। अब आगे क्या करना है जरा वो देखें स्टूडेंट। ये बेसिकली हमने इक्लोन फॉर्म किसकी मालूम करी थी, इसकी मालूम की थी ना, ये तो ये बेसिकली ये इसके इक्विवेलेंट था, इसके इक्विवेलेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे और फिर इसका सोल्यूशन करेंगे, तो देखिएगा कितने आसानी से हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। तो चलें जी, एक नया पेज लगा लूं, वहां पे कंटिन्यू करूंगा। तो भाई इसका हमने इक्लोन फॉर्म बना लिया, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो चलें जी, आए करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो ज़रा देखिएगा सारी चीज़ें सेट हैं, बिल्कुल सेट हैं। तो अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे आगे क्या करेंगे। तो एक मिनट रुके, ब्लू मार्कर ले लूँ। अच्छा तो भाई चलें स्टार्ट करते हैं। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब ज़रा देखिए बेसिकली ये जो चीज़ है इसके इक्विवेलेंट थी, तो हम इस चीज़ को इसके बराबर लिख सकते हैं, सही है ना। चलिए लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, 1 0 0 2 1 0 और -2 -3 एंड ये 0, ठीक है जी। इस ए का हमने इक्लोन फॉर्म वाली कही थी, जो बेसिकली क्या थे, इसके इक्विवेलेंट थे, ठीक है जी बेटा। और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, x y z, सही जी। फिर ये किसके इक्वल थे, ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं 0 0, जो हमने कहाँ से निकाला था, जो हमें इसने इक्वेशंस दी गई थी वहीं से ये मैट्रिक्स निकाले थे। अब इनका सोल्यूशन करते हैं। तो बेटा सोल्यूशन करने के लिए आपको पता है कि दो मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो भाई ये जो रो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 मल्टीप्लाई होगा x से, 2 मल्टीप्लाई होगा y से, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा z से। इसी तरीके से ये रो मल्टीप्लाई होगी इससे, ये मल्टीप्लाई होगी इससे। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई किया इससे 1x, फिर ये मल्टीप्लाई किया +2y, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2z, सही जी। ये हो गया ब्रैकेट बंद। इसी तरीके 0 मल्टीप्लाई किया इससे 0x, और ये इससे मल्टीप्लाई किया 0 से मल्टीप्लाई किया, और ये 1y, और ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3z। अब ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0x, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे y को 0y, और 0 से z मल्टीप्लाई करेंगे 0z हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं किया बेसिकली। अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना एक दूसरे से, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, सही है जी, सिंपल। और ये इक्वल टू किसके हैं, ये इक्वल टू इसके हैं, इस मैट्रिक्स से हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझानी है, वो चीज़ क्या समझानी है ज़रा देखें। यहाँ पे 1x + 2y
और -2z दिया हुआ है। सही जी। तो यहाँ पे जरा देखिए, आपको पता है 0 से 0 को x से मल्टीप्लाई किया, 0 और 0 को इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये ही नंबर आ जाएगा। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे 0 को नहीं लिख रहा। 0 को मल्टीप्लाई किया x से, 0 को मल्टीप्लाई किया y से, 0 को मल्टीप्लाई किया इनसे, तो ये तमाम 0 हो जाएंगे और 0 को 0 के अंदर ऐड करके यहाँ पे मेरे पास 0 बच रहा होगा। और ये इक्वल टू किसके है? ये इक्वल टू इसके है। सही है जी। यहाँ तक हो गई बात कंप्लीट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई यूजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है जी, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इक्वल के इस साइड पे जो रो है वो इक्वल टू इस साइड पे रो के इक्वल हो जाएगी, इस साइड पे जो है वो इसकी हो जाएगी, ये जो है इक्वल इसके हो जाएगा। सही जी बेटा। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या है, तो 1x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। फिर इसके बाद में जरा देखिए यहाँ पे क्या है, 1y माइनस 3z इक्वल टू 0 और ये 0 इक्वल टू 0। ठीक है जी स्टूडेंट। अब यहाँ पे जरा देखिएगा मेन चीज स्टार्ट होने वाली है कि भाई अब यहाँ पे आपको एक चीज समझानी है। वो क्या समझानी है कि भाई क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया था कि ये नॉन ट्रिवियल है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि जो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा नंबर ऑफ रो से। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस चीज को जरा समझिएगा। तो भाई नंबर ऑफ रोज देखें, सबसे पहले ये एक मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स का मुझे रैंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्लोन फॉर्म मालूम करनी पड़ती है। ये आपको पता है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक मालूम करने के लिए इसकी इक्लोन फॉर्म निकालेंगे। तो इस मैट्रिक्स की मैंने इक्लोन फॉर्म निकाली, तो इसका रैंक बताएं मुझे क्या है। ये सिर्फ समझे, एक्स्ट्रा चीज समझा रहा हूँ। ठीक है ना। क्या समझा रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक निकलेगा वो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के हैं ये, तो रैंक क्या निकला 2 है। और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज को हम n से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है ना बेटा। n आपको याद है ना, m इंटू m होता था, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ रोज। तो n कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे 3। तो आपने देखा रो छोटा है किससे, इससे, n से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। सही है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रो और इसका जो रैंक है वो इक्वल होता तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्राइवल होता। ठीक है ना, ट्रिवियल होता। और इसके अलावा इसका देखिए लेस देन है, तो ये ट्रिवियल है। जो क्वेश्चन में अंदर कहा गया था ये वही चीज है। ठीक है। अब इससे होता क्या है, नॉन ट्रिवियल का मतलब होता क्या है। अब नॉन ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि भाई जरा देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ रैंक कितनी थी, नंबर ऑफ रैंक हमारे पास यहाँ पे थी 2 और नंबर ऑफ रोज कितनी थी यहाँ पे 3। आपने इनका लेना है डिफरेंस। तो जरा देखिए 3 माइनस 2 किया तो ये कितना आ गया 1। अब इस 1 का मतलब ये होता है कि इस 1 में ये जो 3 वेरिएबल है ना, x y और z, अब ये जो एक है इसमें से आपने एक की वैल्यू खुद चूज करनी है। क्यों करनी है मैं आपको उसका अभी बताता हूँ। ये जो चीज अभी मैंने डिस्कस की है ना, रैंक वाला, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई टेक्निकल सवाल पूछ लेता है इन फ्यूचर, आपको एमसीक्यूज में चीज इस तरह की चीज आ जाए तो आप उसके जवाब देने के काबिल हो, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। क्या थी कि भाई यहाँ पे जरा देखिए आपने क्या किया, यहाँ तक तो समझ आ गया कि भाई इक्लोन फॉर्म निकाली थी, वो हमने पुट करी, इसको सोल्व किया और इक्वल का निशान करके ये 3 इक्वेशन आ गई। सबसे पहले मेरे पास ये 1 आई, इसके बाद ये दूसरी आ गई। ये तो इक्वेशन है ही नहीं ना, ये इक्वल टू इक्वल आई है, ये हमारे पास इक्वेशन है। बेसिकली जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है वो ये आई है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे अब इन दो इक्वेशन, अब इनको इक्वेशन को सोल्व करते हैं। जरा देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है जी। इक्वेशन 2 हमें दी हुई है 1y माइनस 3z इक्वल टू 0। तो जरा देखिए इक्वेशन 2 ये रही, तो y की वैल्यू जरा मैं निकालता हूँ यहाँ से, ये माइनस का इक्वल को साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही है ना, है ना। ये मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ तो जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 1x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 के अंदर मैं क्या करूंगा, y की जगह 3z पुट करता हूँ। तो जरा देखें 1x प्लस 2y की जगह क्या लिखना है, 3z। ठीक है जी, माइनस 2z इक्वल टू 0। तो जरा देखिए 1x 2 3 6। ठीक है जी। ये वैल्यू कहाँ से पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 से जो मैंने थोड़ी स्ट्रेट की थी उसको वो पुट कर दी है। और 2 3 6, ये z माइनस 2z इक्वल टू 0। अब जरा देखिए 1x 3 ये 6 है और ये 2 है, तो 6 में से 2 गए तो 4z बच जाएंगे और ये प्लस का है इक्वल टू 0। अब ये प्लस है इज इक्वल टू साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस 4z आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या चीज समझाने की है स्टूडेंट, ये जो चीज मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ पे ये सारी जो चीजें डिस्कस की थी कि भाई ये जो आपने क्या किया था, नंबर ऑफ रैंक मालूम किया। नंबर ऑफ रैंक क्या है इसका, 2 है। क्यों, क्योंकि नॉन जीरो रोज कितनी है, 2, और इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। तो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। जब आपको पता है कि नंबर ऑफ रो
रैंक नंबर ऑफ रो से कम है, ठीक है ना। ओहो ये थोड़ी मैंने गलती कर दी, ये मैंने लेस देन, ये सिंबल कुछ होता है ना यूं तरीके का होता है, ठीक है, इस सिंबल का होता है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रो जो है कम है, नंबर ऑफ जो रैंक है वो लेस देन है किससे, नंबर ऑफ रो से। तो ये नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ जो रैंक जो है वो 2 है और नंबर ऑफ रो जो है वो 3 है। इनका मैंने डिफरेंस लिया वो कितना आ गया 1। अब इस 1 का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ये जो इक्वेशंस दी गई है ना, इन इक्वेशन के अंदर x, y और z इनमें से एक वेरिएबल ना हमने खुद चूज करना है एक। अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर रैंक अगर मेरे पास क्या आ जाता, अगर इसका मिसाल के तौर पे एक समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर इसका रैंक मेरे पास 1 आता, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज 3 होती, इनका मैं डिफरेंस लेता तो मेरे पास क्या आता, नंबर ऑफ डिफरेंस लेता तो ये मेरे पास 2 आता। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो दो वेरिएबल टोटल 3 है ना x, इसके अंदर जरा देखेंगे आपको 3 वेरिएबल मिलेंगे x, y और z। तो x, y, z में से दो वेरिएबल की वैल्यू मैं खुद डिसाइड करूंगा, सपोज करूंगा। लेकिन यहां पे जब हमने इनका डिफरेंस लिया तो वो क्या आ गया, एक आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों में x, y और z में से किसी एक का जो है ना वो मैं खुद सपोज करूंगा। तो अब ये आपकी मर्जी होती है x की लें, y की लें, z की लें, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे आपकी बुक के अंदर मोस्टली क्या किया गया है कि z की वैल्यू को सपोज किया गया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू के। सही जी बेटा। अब z इज इक्वल टू आपने k ले लिया। अब क्या करेंगे, आप जरा देखेंगे, पुट करेंगे नाउ। अब आपकी वैल्यूज बनेंगी सही तरीके से कि भाई y इज इक्वल टू किसके क्या था, 3k के था। तो आपने k की z की वैल्यू क्या रखी है, z की वैल्यू आपने k लेट कर लिया। तो y की वैल्यू आपके पास क्या बन गई, y इज इक्वल टू 3k। सही है जी। अब इसी तरीके से आपने अब ये वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो -4 z की जगह आपने क्या लिखा है, k लिखा है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू बन गई, y की वैल्यू, x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू आपने खुद k सपोज की है। तो यहां पे आके आपका क्वेश्चन होता है